मानवा की स्टार्टिंग होती है एक साइन बोर्ड से जिसमें लिखा होता है कि अंदर जो भी गया उसको देखते ही गोली मार दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हमारा बंदा अंदर बैठ के आराम से फिशिंग कर रहा होता है। हालांकि उसने दिन भर में एक भी फिश नहीं पकड़ी होती, केवल एक मेंढक के अलावा, और उसे लगता है कि आज वो खाली हाथ कर जाएगा। इस बंदे का नाम है कैंग, जो कि 32 साल का बंदा है और बेरोजगार है। कि तभी उसकी फिशिंग रोड पे हल्की सी हलचल होती है, वो उसे निकालने ही वाला होता है कैंग। 6 फुट से बड़ा आदमी पानी में से निकल के उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी फिश उसके हाथ से निकल जाती है। कैंग बस देखता रह जाता है और नोटिस करता है उसके साथ 4 लोग और हैं जो कि अपने बॉस के लिए फिश पकड़ने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। इतने में वो बंदा कैंग को नोटिस करता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें पता है ना ये जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ये सब आदमी कैंग के अपनी फ्लाइंग क्लब पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम जैसे चूतिए आदमी को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? उस बंदे का नाम जोई होता है, जो कि टाइजिन ग्रुप हेड ऑफ सिक्योरिटी होता है। कैंग उससे बोलता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, और उसके अटैक को अपनी राइट हैंड से ब्लॉक कर लेता है। उसे इतनी तेज की फेंकता है कि वो बंदा लिटरली उड़ते हुए चला जाता है। ओल्ड मैन कैंग के पीछे आता है, अपनी हैट उतारता है, जिसको कैंग आराम से उसे नोटिस भी कर लेता है और बाद में कहता है कि ये लड़के, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहोगे? ये सब सुनते ही कैंग थोड़ी देर तो शांत रहता है, बाद में उसके ऑफर को ठुकरा ही नहीं पाता क्योंकि बात ड्रिंक की होती है। शाम को दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है और जोई उसके साथ के जितने भी बंदे हैं वो पिटी हुई हालत में एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पाते। और वहीं कैंग वो ओल्ड मैन आराम से ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब फुल टू पार्टी। इतने में वो ओल्ड मैन कैंग से बोलता है, तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में केवल हाथों का इस्तेमाल करा है, इसलिए ना तो तुम्हारे पास अब ना तो पैसा है, ना बीवी है और ना ही घर। ये सुनते ही कैंग का सारा नशा उतर जाता है और वो कहता है कि अब तो यार तुम मुझ पे पर्सनल अटैक कर दो चाचा। ओल्ड मैन हंसता है और कहता है, यार तुम्हारी जैसे आदमी के पास इतनी सारी ताकत है तो तुम कोई भी डिसेंट सी पोजीशन को हासिल कर सकते हो। इतने में कैंग थोड़ा तो आपको मेरे बारे में ऐसा लगता है कि मैं हार मान गया? आप कह सकते हो, लेकिन ये दुनिया भी तो सिर्फ पैसों से चलती है। और चाचा आप तो मेरे बारे में जानते ही हो, मेरे पास पैसे नहीं है। आखिर मैं हूँ ही इस दुनिया का सबसे बड़ा पनौती। इससे बढ़िया तो मैं पहले ही ठीक था, जब मुझे लगता था केवल मैं अपनी ताकत के बल पे इस दुनिया को जीत सकता हूँ। पर फिर मुझे पता लगा इस ताकत के अलावा मुझे पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं काफ़ी क्राइम्स कर चुका था और मैं उस दलदल में इतना फंस गया कि मैं कभी उभर के ऊपर आ ही नहीं पाया। हालांकि जिंदगी में बस मुझे वो एक मौका चाहिए जिसका इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया में अपना नाम बना सकूं। ओल्ड मैन स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे सपने तो बहुत अच्छे हैं, पर जिस मौके की तुम बात कर रहे हो अगर वो तुम्हें मिले तो क्या तुम उसे जाने तो नहीं दोगे? कैंग तुरंत उठ के बैठ जाता है और कहता है, नहीं, मैं इस बात उसे जाने नहीं दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे जाने का टाइम हो गया और मेरे लोग मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अरे हाँ, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम कैंग है। नाम तो बहुत बढ़िया है। और तो बच्चे, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। टाइटिन ग्रुप में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें तुम्हारे जैसे बच्चे ही शामिल होंगे, तो क्या तुम उसमें आना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ओल्ड मैन। आखिर आपने इनवाइट किया है तो मैं आना तो जरूर चाहूंगा, लेकिन क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे इसके अंदर? यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखना, जिस मौके की तुम्हें तलाश थी वो मौका तुम्हें यही मिल सकता है अगर तुम आओगे तो। हालांकि कैंग को ओल्ड मैन की कही हुई कुछ भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो फिर भी ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है ड्रिंक्स के लिए, इनविटेशंस के लिए। और ओल्ड मैन कैंग से हाथ मिलाता है और वहां से चलने लगता है। ओल्ड मैन जोई से कहता है, कैंग को फेस्टिवल का इनविटेशन जरूर दे देना। क्या हुआ, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा उस बच्चे से अभी तक? और ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है, आखिर कैंग जैसे बंदे में ऐसा क्या है जिसने चोरी जैसे वेल ट्रेन बॉडीगार्ड को उतने आराम से टैकल कर लिया? इसका मतलब मेरा आज का दिन इतना बेकार भी नहीं गया। मैंने यहाँ आकर एक जैकपॉट तो जरूर मार लिया। और फिर देखते हैं कि पार्क के बाहर 20 से ज्यादा बॉडीगार्ड ओल्ड मैन के सामने झुक के खड़े होते हैं और ओल्ड मैन को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि ओल्ड मैन कोरिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड और टाइजिन ग्रुप के चेयरमैन जिन यांग, और उनका मानना था हर इंसान अपने जीवन में एक ना एक बार दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का सपना जरूर देखता है। चाहे उसे उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितने ही बंदों को हराना पड़े, वो हराता है। और इसीलिए मैं यानी जिन अपने पीछे अपनी विरासत के तौर पर आप सभी के सामने एक ऐसा टूर्नामेंट लाऊंगा जिसमें सिर्फ शैतान ही आएंगे। देखो, एक समय था जब गवर्नमेंट देश में हो रहे क्राइम्स को रोकने में असफल थी। क्राइम्स इतना बढ़ गया था कि सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर एक बंदा अचानक से आया
और सारे क्राइम्स को कंट्रोल में ले लिया। उसका नाम था ताइजिन जिन यांग। और ये सभी बातें पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग में एक ऑफिसर बता रहा था। और आगे बोलता है, हालांकि ये कहने में गलत नहीं होगा कि इस अकेले बंदे ने पूरे अंडरवर्ल्ड को मेंटेन कर रखा है, लेकिन अब जब जिन की डेथ हो गई है तो अब अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कौन करेगा। उस ऑफिसर की आंखें डर से भरी पड़ी थी। सभी लोग शांति में ये सब सुन रहे होते हैं। तब जिसे सुनकर एक ऑफिसर बोलता है कि क्यों ना हम इन सभी लोगों को मार ही देते हैं, है तो ये सारे के सारे क्रिमिनल्स ही। इसमें दूसरा बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान के तौर पे गलत होगा। तीसरा बोलता है तुम पागल हो गए हो, संविधान कुछ सामने नहीं आएगा, यही एक सही मौका है इन सबको मारने का। चौथा बोलता तुम पागल हो गए हो क्या, इस देश में क्या तुम खून की नदियां बहाना चाहते हो। ये सारी बातें कमिश्नर सुन रहा होता है और कहता है साइलेंस। 40 साल पहले जब मैं एक मिशन के दौरान एक चलती फैक्ट्री में फंस गया था और मेरे सारे साथी घायल पड़े थे और सामने खड़े थे वो लोग जो जान लेने से पहले एक पल भी ना सोचे, और मैं उनके सामने निहत्था बैठा हुआ था। फिर एक आवाज ने मुझसे बोला, हे पुलिसमैन, ये कुछ सोने की जगह नहीं है जो तुम यहाँ हो, जाओ इन सबको लेके घर चले जाओ। उस दिन मेरे सामने एक ऐसा बंदा खड़ा था जिसको बिना हथियार के मौत से खेलने का बहुत शौक है, जिसकी आंखों में ना तो डर था और ना ही हाथों में हथियार, लेकिन उसे मौत का सामना करना बहुत पसंद था। और वो और कोई नहीं, उसका नाम जिन यांग था। उसके तुरंत बाद ही एक गैंगस्टर जिन के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि जिन उसके फेस पर एक पंच मार देता है जिससे उसके फेस का स्ट्रक्चर तक बिगड़ जाता है। उसका इम्पैक्ट इतनी तेज था कि उसके नीचे की फ्लोर तक क्रैक आ जाते हैं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उन सबको बिना घायल हुए हरा देता है एक के बाद एक। और कमिश्नर अपना एक हाथ हवा में उठाता है और उतनी तेज की टेबल पे मारता है कि वो टेबल तक टूट जाती है और चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे नामर्दों की बातें हमें शोभा नहीं करती। हमें सिर्फ जनता को प्रोटेक्ट करना है। हम पुलिस वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्रिमिनल्स को मारने से सब कुछ रुक जाएगा? तब क्या होगा अगर हमारे सामने एक दूसरा जिन आके खड़ा हो गया? नहीं, ये गलत है। ये तो मानो ऐसा होगा कि समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल के तुमने बाहर फेंक दिया। तो हम इस सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। हम लोग शांति बनाए रखेंगे और जो कोई भी शांति में भंग डालेगा हम उसे जान से मार देंगे। समझ गए? सभी ऑफिसर्स को कमिश्नर की बातें समझ आ चुकी थी। वो उसे एक सल्यूट देते हैं और उस डिपार्टमेंट से चले जाते हैं। कमिश्नर एक सिगरेट जलाता है और विंडो से बाहर देख रहा होता है और कहता है आखिर जिन ने अंडरवर्ल्ड में रहकर इन सब को कंट्रोल कैसे किया। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जिन जैसा बंदा अपने जाने के बाद कुछ तो बड़ा प्लान करके गया होगा और मैं ये सब अच्छे तरीके से जानता हूँ। कमिश्नर को ये सब सोचकर इतनी एक्साइटमेंट हो रही कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। दूसरे सीन में हमें कोरिया के सियोल शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो रहे होते हैं। ये सभी लोग जिन यांग जी की शोक सभा में आए हुए होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उनके सामने फूल चढ़ा रहे होते हैं तो कुछ उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। कि तभी हमें एक फुट स्टेप्स की आवाज आती है जो कि एक जगह पर आके रुकती है। वो आदमी अपना सर झुकाता है और कहता है बॉस, सभी लोग फ्यूनरल में आ चुके हैं और आपका बाहर वेट कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी चेयर पर बैठा है जिसको वो पर्सन बॉस बोल रहा होता है और उसके साथ कुछ लोग और होते हैं जो ये सारी बातें सुन लेते हैं। बाद में बॉस कहता है तो समय आ गया है। बाहर हमें लोगों से भरा सीन दिखाया जाता है। बॉस बाहर आता है जिसका नाम सैमसंग होता है और वो टाइजिन कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आप सभी का इस फ्यूनरल में स्वागत है। आप सभी को देख के चेयरमैन सर काफी खुश होते। जाने से पहले चेयरमैन सर ने मुझसे एक बात कही थी कि ताकत क्या होती है। क्या ताकत ब्लड लाइन से आती है, किसी रिलेशन से आती है, पोजीशन से आती है, या किसी अस्तित्व से? नहीं, ये सब तो बकवास है। उसके बाद सैमसंग एक बोर्ड पे से पर्दा हटाता है जिस पे लिखा होता है कि शक्तिशाली इंसान वो नहीं होता जो जीतता है, बल्कि वो होता है जिसने कभी हार ही नहीं मानी। इसका मतलब समझे आप सभी लोग? गाड़ दो अपने अपोनेंट को धरती के अंदर और जो जीतेगा वही बनेगा द टाइजिन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन। तो आइए हम सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, जिसका नाम होगा द फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स। अगले सीन में एक घर दिखाया जाता है जिसमें कैंग अपने चाइनीज खाने की डिलीवरी का वेट कर रहा होता है कि तभी
कैंग जैसे ही गेट खोलता है सामने खड़ा होता है चोई। उसके हाथ में एक छोटा सा लेटर होता है और कहता है, कैंग ये लो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स का, जैसे कि ओल्ड मैन ने तुम्हें देने का वादा किया था। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अगले दिन कैंग बस स्टॉप पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है और साथ ही में इनविटेशंस के रूल्स भी पढ़ा होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है जिस किसी के पास भी ये लेटर होगा केवल वही बंदा इस फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट ले पाएगा। कि तभी एक बस कैंग के सामने आके रुकती है, उसका गेट खुलता है और अंदर से ड्राइवर कैंग से बोलता है, अंदर आजा लड़के। जिसको सुनकर कैंग थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? कि तभी कैंग का पैर एक खून पर पड़ता है और बाद में जब कैंग चारों ओर वो नजरें घुमाता है उसे दिखती है केवल लाशें ही लाशें, और दिखता है एक आदमी जो सबसे पीछे बैठ के कैंग को घूर रहा होता है। और उसी वक्त ड्राइवर बोलता है, स्टार्ट। कैंग बोलता है, क्या बोला तूने? इतने में ही एक चाकू कैंग की आंख के सामने आके रुकता है, लेकिन कैंग उसे अपनी किक से डिफ्लेक्ट कर देता है और तभी वो पीछे बैठा हुआ आदमी कैंग पर दूसरे हाथ में लिए चाकू से हमला कर देता है। हालांकि कैंग जंप मार के थोड़ा पीछे हटता है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे पर चाकू ओपन से हमला कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चोई बस नंबर 10 का वेट कर रहा होता है, जो कि अपने समय की आखिरी होती है, और कहता है, सभी लोगों को तैयार होने को बोल दो, ये आखिरी बस है और इसमें जो बंदा बैठा है वो बहुत खतरनाक है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर गैसन जैसा इतना बड़ा खूंखार आदमी फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में इंटरेस्ट कैसे ले रहा है। खैर छोड़ो, इससे फेस्टिवल्स में और मजा आने वाला है। कि तभी एक बस आके उसके सामने रुकती है और रुकते के साथ ही उसके सामने वाली शीशा टूटते ही एक बंदा बाहर आके गिरता है और उसका नाम होता है गेसन, जिसको देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहते हैं, ये तो वही आदमी जो चोई-सान बता रहे हैं। बस का गेट खुलता है, उससे बाहर आता है अपना सूट ठीक करते हुए और बोलते हैं, यार सूट गंदा कर दिया। इसी के साथ ये चैप्टर 1 यही खत्म होता है। चैप्टर 2 कल आएगा और जिस किसी ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो भाई। स्वॉर्ड सेंसे ओवर एंड आउट।